बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। जुम्मे की एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही चाम होता है, क्योंकि आपको यकीन हो जाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो पक्की ही छुट्टी हो जानी है और थोड़ा रेस्ट मिल जाना है। चलें, अल्लाह करे हमारा वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरे, हमारा वीक भी उम्मीद है कि अच्छा गुजरा। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की। इससे पहले कि हम मज़ीद किसी बात की जानिब जाएँ, आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है, याद दहानी बहुत ज़रूरी है। आज के दिन दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की बहुत फजीलत है, ख़ास तौर पर ताकीद की गई है। सो कोशिश करें कम से कम एक बार या उससे ज़्यादा दुरूद पाक का विर्द आज के दिन ज़रूर करते रहें। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। और इमरान, सबसे पहले हम बात कर लें जो इतना करें मौसम है जो गर्मी है, मई अपने जोबन पर आ गया है जनाब। और जो सूरज है उसने अब 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू कर दिया है और महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा गर्मी बताया जा रहा है कि सिंध के शहर दादू में पड़ी, जहाँ पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। सखर में दर्जा हरारत 47 था। अगर हम यहाँ पे 42 जी इतना ज्यादा होता है। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये दादू और सिब्बी वाली, दादू वाली खासतौर पे जो गर्मी है ना, वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। इत्तेफाक को एक दफ़ा हम इंटीरियर सिंध से गुजर रहे थे और वो इतना ही टेम्परेचर था, तो इट फील्स लाइक, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे परिंदे बिलक रहे होते हैं और इंसान तो खैर क्या ही गुजारा हो रहा होता है। बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी और बड़ी हिम्मत की बात है इन हमारे सिंध के बासियों के लिए, और ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब के बासी हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, कुछ मज़ीद टेम्परेचर्स की भी आप चूँकि बात कर ही रही हैं तो हम बता देते हैं। सिब्बी में 46, मुल्तान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ लास्ट डे, जो कि मुल्तान में इटसेल्फ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इसी तरह फैसलाबाद, यहाँ पे भी सूरज बहुत ही गर्माइश फेंकता रहा और 44 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। फिर लाहौर, तो लाहौर है जी, रुकता नहीं है। सो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और एहतियात बहुत लाजिम है इस गर्मी, बहुत लाजिम है, जिसके लिए आपको बार बार बता रहे हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और बिला ज़रूरत दिन के वक्त में खासतौर पर घर से बाहर ना, किसी से कोई चीज़ लेके मत खाएं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा चले थोड़ा लाइट करते हैं। तो सुबह सुबह आएंगे है ना, तो ऐसा लगता है मौसमियात वाली एंकर होगी रोज़ाना, कभी बारिश की पेश गोई, कभी गर्मी की पेश गोई। तो चले, ये भी अच्छा है, ठीक है। अब थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। ICC हुकाम ने न्यूयॉर्क का जो नसाओ क्रिकेट स्टेडियम है उसका इफ्तिताह किया है और इस मौके पर मुख्तलिफ सेलिब्रिटी एथलीट्स वहाँ पे गए। हमने कहा जरा आपकी सुबह अच्छी करते हैं और आपको ये विजुअल्स दिखाते हैं। यूसेन बोल्ट, द फास्टेस्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, वहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन शुएब मलिक साहब थे, जो किसी और हवाले से तेज जाने जाते हैं क्रिकेट के अलावा भी। वेस्ट इंडियन कर्टली एम्ब्रोज, द अमेजिंग कर्टली एम्ब्रोज, टॉल एंड फास्ट, आपको याद होगा। और इसके अलावा USA की जो टीम है उसके कोरे एंडरसन भी इस ग्राउंड में मौजूद थे, उन्होंने विजिट किया यहाँ। जी हाँ, स्पोर्ट्स स्टार्स का दस्तखत शुदा बैग टूर्नामेंट के लिए दौरान जो है वो ग्राउंड में नुमाइश के लिए भी रखा जाएगा। शुएब मलिक ने यह कहा कि महज 90 रोज में स्टेडियम तामीर करना हैरान कुन है। ये स्टेडियम 9 जून को पाक भारत मैच समेत वर्ल्ड कप के 8 मैचेस की मेजबानी भी करने जा रहा है। और अब एक और भी खबर है, वो ये कि पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में शेड्यूल्ड है और एडबेस्टन स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए फैन पार्क बनाया जा रहा है। एडबेस्टन के फैन पार्क में 8000 तक तमाशाइयों के आने की तवक्को। ये बड़ा अच्छा स्टेप है, लोग वहाँ बैठकर मैच एंजॉय कर सकेंगे। पाक भारत मैच जिसका बेसब्री से इंतजार होता है क्रिकेट शायकीन को, तो वेन्यू की तस्दीक की गई है। पाक भारत मैच के मौके पर एडबेस्टन में फैमिली फेस्टिवल का माहौल होगा और फैंस बड़ी स्क्रीन पर ये मैच देखेंगे, जिसमें साबिक पाक भारत क्रिकेटर्स भी मौजूद होंगे, ये भी बताया जाए। अच्छा, ये रवायत बड़ी अच्छी है, जो रवायत कायम हो रही है, तो रवायत बड़ी अच्छी है। और दूसरा, इससे कम से कम पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की इंपॉर्टेंस का पता लग रहा है कि मदर ऑफ ऑल मैचेस इसको कहा जाता है। और लग रहा है कि इंग्लैंड जैसी जो क्रिकेटिंग नेशन है, वहाँ से क्रिकेट काफ़ी हद तक शुरू हुई है, ऑस्ट्रेलिया कहता है हमसे शुरू हुई है, वहाँ पे अगर इसका एहतमाम किया जा रहा है तो इससे साबित होता है कि कितना अहम है दोनों नेशंस का आपस में खेलना। और इंडिया को भी पता लग जाता है कि पाकिस्तान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री टू प्ले विद। रिजल्ट जो भी आता है, वैसे मुझे लगता है कि 9 जून को रिजल्ट पाकिस्तान के हक में आने वाला है इंशाल्लाह। सो लेट्स विश पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान को ज्यादा, इंडिया को कम, दोनों खेलेंगे, एक तो जीतेगा। अच्छी क्रिकेट हमें देखनी है और अल्लाह करे अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले। बड़ी खबर का वक्त हुआ चाहता है। बड़ी खबर में बहुत ज्यादा बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और अब कुछ अदालती मामला बहुत ज्यादा संगीन हो रहे हैं, इसी पे हमने बात करनी है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कई सियासी रहनुमा अदलिया पर तनकीद करते नजर आए हैं। गुज़श्ता दिनों
सेनेटर फैसल वावडा ने कहा था कि अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो हम उनकी पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे। इस बयान के बाद नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं कि आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने यह जवाब दिया कि ना ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। फिर कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस लिया, लेकिन फैसल वावडा के अलावा भी कई रहनुमा अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। कल MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने भी ये सवाल उठाया कि दोहरी शरीयत रखने वाले शख्स को जज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया किसी मासूम के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। फैसल वावडा के साथ साथ हमने बताया मुस्तफ़ा कमाल ने भी ये कहा और ओन चौधरी भी ये कहते कहीं ना कहीं नजर आए कि दोहरी शरीयत का जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्या वजह है कि सियासी रहनुमा एकदम से अदलिया पर तनकीद करना शुरू हो गए? इस पर भी हम बात करेंगे आज के इस पे भी करेंगे। और कल एक और नाखुशगवार वाकया तो मैं नहीं कहूँगा इंटेंशनल था। तारिक बशीर चीमा साहब ने तकरीर के दौरान जो तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली जरताज गुल वजीर हैं, भावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल का उन्होंने रेफरेंस दिया और उसके बाद तारिक बशीर ने जरताज गुल की नशिस्त पे जाकर उन्हें मुबैना तौर पर कुछ नाजेबा अल्फाज कहे। वो नाजेबा अल्फाज क्या हैं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जिसके नीचे सारे आज़ाद यानी कि तहरीक इंसाफ के MNAs भी हैं, वो काफ़ी गुस्से में आ गए। तारिक बशीर चीमा की जानिब लपके, फिर उनको बाहर ले जाया गया। वहाँ से हालात इस हद तक नासाजगार हो गए और उन्होंने माफ़ी तो मांग ली जरताज गुल वज़ीर से, लेकिन बाद में भी जो है ना सूरत हाल कुछ खास ठीक नहीं रही। पार्लियामेंट हमें तभी फ़ाल होती नज़र आती है जब इसका रास्ता बामानी कानून साजी की तरफ हो, जिसके लिए ये कानून साज इदारा और पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है। अगर इसका मकसद ठीक नहीं होगा, इसका इस्तेमाल ठीक नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली हालात किस तरफ जाएंगे हमें मालूम है। दूसरी जानिब सेनेटर मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि नहीं लगता कि PTI से मुज़ाकरात हो रहे हैं। नहीं लगता से मुराद अगर मोहसिन नकवी साहब कहने तो इसका मतलब है कि नहीं लगता कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। मेरे लिए सबसे अलार्मिंग वैसे ये कोर्ट की जो सिचुएशन है, और अगर इसमें कहीं दो इदारों का टकराव मौजूद है, जैसे कि खुद जस्टिस मिनुल्लाह ने प्रॉक्सीज का वर्ड इस्तेमाल किया, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है इदारों का टकराव, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे साथ इमरान मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मौजूद हैं और फेसबुक पे मैं इनके तज्जिए रेगुलर फॉलो कर रहा होता हूँ और TV पे हम आप तक पहुँचाते हैं। इमरान मीर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल बेहतरीन, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये जो इदारों के दरमियान एक तनाव की सी सूरत हाल है, और चले फिल वक्त मैं इसको इदारों के दरमियान का नाम इसलिए नहीं देता चूंकि प्रॉक्सीज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो इट कैन बी रिलेटेड टू एनीवन, लेकिन वी नो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। आप इसको कैसे देख रहे हैं? फैसल वावडा आके कितनी ब्लंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसको कोर्ट वाजे करती है कि ऐसी कानून में कोई चीज़ नहीं है, अगर इफ समबडी इज होल्डिंग अ ग्रीन कार्ड तो वो जज नहीं बन सकता, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो फिर आके इस बात की इसको इंडोर्स करते हैं। आई मीन हाउ यू सी द सिचुएशन? आज खुद नोटिस हो गया इस पे। अच्छा इमरान, एक तो आपने अभी जो कहा कि हमें सब मालूम है क्या हो रहा है, ये सिर्फ हमें ही नहीं मालूम, ये सबको मालूम है। जो बोल रहे हैं उनको भी मालूम है, जो अदालत से बोल रहे हैं उनको भी मालूम है। लेकिन बात यह है कि इसको बात को खुल के करना नहीं चाहता। सारे ऐसे इशारे कनायों में ऐसे बात करते हैं जैसे मासूम है, जैसे किसी को पता ही नहीं है, जैसे जानते नहीं में क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, जैसे जानते नहीं है, बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। वो उनको ताना दे रहे हैं प्रॉक्सी, जाहिर है उनको भी पता है क्या है। और वो जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो किसकी तर्जुमानी करते हैं वो भी सबको पता है। लेकिन ये है कि हर कोई अपनी जुबान से, जैसे कहते हैं ना सबकी जुबान जलती है, कोई भी कहना नहीं चाहता। तो वो ये हमारे यहाँ पता नहीं किस तरह से ये चीजें सेटल होंगी, मुझे तो समझ नहीं आती। समटाइम इसमें परेशानी भी होती है कि यार ये हम सारी जिसे कहते हैं ना जिंदगी हमारी ये चीजें देखते गुजर गई और किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं हम जा रहे। यानी किसी चीज का मसले का पैदा होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता कि ठीक है मसाइल आते हैं, कौमों की तारीख में आते हैं, सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो सबसे तकलीफ दे बात यह है वो ये है कि किसी भी स्टेक होल्डर की तरफ से देखें, ये अब हकीकत है कि इसमें हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि एक हुकूमत होती है, एक ऑपोजिशन होती है, ये भी मानना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट भी एक स्टेक होल्डर है। और कम से कम जो पॉलिटिक्स पिछले जो भी 70-75 साल में यहाँ पाकिस्तान में हुई है उसमें एक वो तगड़े फरीक के तौर पे हैं बीच में, चाहे वो उसमें किसी। लेकिन उनकी स्टेक होल्डरशिप कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ना?
उनकी ये तो बात माननी पड़ेगी। अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन होता है तो फिर तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। मैं इमरान कब कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कब कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जमीनी हकीकत ये है कि वो करते देखे ना, इसीलिए तो हम लफ्ज यूज करते हैं ना, सियासत में मुदाखलत करते हैं जो उनका काम नहीं है। सारा देखे ना, अगर वजह तनाजा भी तो यही है ना। अब सारी पार्टियां चाहे वो आज इक्तदार में हैं या आज जो अपोजिशन में हैं, जब ये अपोजिशन में होती हैं तो यही गिला करती हैं। पीपल्स पार्टी ने भी यही गिला किया, नून लीग भी यही गिला करती रही। आज चूंकि ज़ेरे अताब तहरीक इंसाफ है इसलिए वो ज्यादा हो गया, और आज वैसे भी आपको अंदाजा ही है, ये हम इस चीज को तो खराब भी करते हैं, कहते भी हैं कि उन पे डंडा ज्यादा चला है। वो इसलिए कि शायद उन्होंने कुछ बातें भी ऐसी कही हैं या की हैं जो तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, कि जो हमारी सियासत में पहले कभी हुई नहीं थी। ये भी मानना चाहिए हमें कि वो काम हुए इस सारे इमरान खान के सियासत में आने के बाद से जो पहले कभी नहीं हुए थे। क्या कभी किसी ने इस तरह से खुलेआम आर्मी चीफ को चैलेंज किया था? क्या कभी किसी ने नाम लेके उसको कहा था मीर साहब? तो मीर साहब, ये जो सारा तासुर दिया जा रहा है अदलिया और जो सियासतदानों के दरमियान की महाजराई है, जो सारा तासुर है, इसके असरात आप क्या देख रहे हैं? देखिए असरात क्या होते हैं, मतलब नेगेटिविटी है फिलहाल तो। अभी तो मैंने कहा ना कि किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। अभी तो सिर्फ बेचैनी है। हर जैसे कहते हैं कि ये कल जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कह दिया कि आप प्रॉक्सी हैं, वो फिर प्रॉक्सी के नाम पे वो भी बड़े कुटे। उन्होंने कहा जी आपको साबित करना पड़ेगा। ओ भाई साबित यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कमाल हो गया, बंदा यहाँ उठाया जाता है, बंदा गायब हो जाता है, कोई पाकिस्तान का इदारा उसको ऑन नहीं करता, क्या जन्नत उठा के ले जाते हैं? ये मतलब ऐसी चीजें अब ये सारी क्या मतलब क्या करें उस पर? लेकिन हमें एक मीर साहब एक इक्वेशन समझाएं, हमें एक इक्वेशन हमें समझाएं कि एक तरफ हमें यही नजर आता है कि सारी मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, तलखी भी है, माफी भी मांगनी है, दूसरी तरफ तस्वीरें भी लीक हो जाती हैं, दूसरी तरफ प्रो पीटीआई सेंटिमेंट भी उजागर हो रहा है। सर दसो की हो रहा है? हाँ, अब देखें, जब इस मुल्क में हम बात करते हैं तो इस मुल्क में जो 25 करोड़ है ना इंसान है जीते जागते, हर एक की, चाहे वो सहाफत में है, चाहे किसी सरकारी नौकरी में है, चाहे कहीं भी है, उसके कहीं ना कहीं जज्बाती वाबस्तगी भी है। चाहे वो देखे ना, हम पे तो जिम्मेदारी होती है कि यहाँ जब आके हम बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि लेट्स बी ऑन अ फेयर साइड, ठीक है, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम किसी पार्टी के साथ जुड़ के बात ना करें और एक फेयर बात। लेकिन जो एक आम आदमी है, जो एक किसी जगह पे बैठा हुआ है, उस पर तो इतनी पाबंदी नहीं है। वो बैठा, उसकी जज्बाती वाबस्तगी है, वो समझता है कि यार ये मैं छोटा सा काम करूंगा और देखें उससे क्या फर्क। तो आप क्या समझते हैं कि सिस्टम में जब हम पहले भी कहा करते थे कि जब नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली ने इतनी लंबी हुक्मरानी की है तो सिस्टम के अंदर उनके बहुत सारे लोग थे नीचे से लेके ऊपर तक, और जिसकी मिसालें भी हम दिया करते थे। जैसे वो मिसाल आती थी कि जनाब जी बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ लोग नहीं होते, काफी ज्यादा होते हैं लोग। ये सरकारी इदारों के अंदर भी हमायत और मुखालफत काफी ज्यादा हो सकती है। जिन लोगों ने वक्त गुजारा होता है, मैं पहले भी मिसाल दे रहा था कि जैसे हम शरीफ फैमिली की मिसाल देते थे, बहुत सारे लोग देखे ना, उनके अदवार में भर्ती हुए, आगे हुए, प्रमोट हुए, उनकी अपॉइंटमेंट्स की गई, तो वो एक ताल्लुक बन जाता है। वो जाती ताल्लुक में भी बाज़ जगहों पे तब्दील हो जाते हैं। हमने देखा भी कि बहुत सारे पुलिस अफसर भी कि जो उनके दौर में कहीं ना कहीं तैनात थे, फिर उनको बाद में रिटायरमेंट के बाद भी अहम ओहदों पे लगाया गया, तो वो क्या होता है, जाहिर है इसके मतलब है कि वो आपका एक बॉन्ड ऐसा बन जाता है, एक ताल्लुक ऐसा बन जाता है कि वो जिसमें आप इदारे के अंदर से भी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल रही होती है, चीजें भी मिल रही होती हैं, और फिर वो यहाँ पे छोटे छोटे जो ये काम है ये भी हो रहे होते हैं, और इसमें कोई बैद नहीं है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब की हमायत नहीं होगी, काफी हमायत होगी, उनको अंदर से सपोर्ट भी मिलती होगी, जहां जहां किसी का बस चलता होगा उनको सपोर्ट देते हो। अच्छा। तो मीर साहब, एक और भी जो नाखुशगवार वाक़या जिसका भी हमने जिक्र भी किया, कौमी असम्बली में जो पेश आया, तारिक बशीर चीमा और ज़रताज गुल के दरमियान जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ, और मुबैना तौर पर तारिक बशीर चीमा की जानिब से नाज़ेब अल्फाज कहे गए ज़रताज गुल साहिबा को। हमारे सियासतदानों को कब समझ आएगी मीर साहब कि वो किस जगह पर हैं, किस ओहदे पर हैं, और किस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल उन्होंने करना है और कहाँ करना है? मतलब ये तो बड़ी बचगाना हरकतें हैं जो हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं, हमारे ऐवानों में होती आ रही हैं। कब रुकेगा ये सिलसिला? अच्छा, अमूमी तौर पर ना कुछ सियासतदानों का तो मिजाज ऐसा होता है कि जुगतबाजी, बड़कबाजी, धमकियां लगाना, इस तरह की बात करना है। अगर तारिक बशीर चीमा साहब के भी माजी में जाएं तो तारिक बशीर चीमा साहब
मशहूर हैं इन कामों के लिए। वो सहाफियों से भी बदतमीजी कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों से भी कर चुके हैं। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, मतलब आम जैसे हम अपने अल्फाज में कहते हैं, जैसे आप उसको लफ्ज कोई भी दे लें, वो अपने इलाके में अच्छे खासे जिसे कहते हैं ना, वो मतलब बदमाशी करते हैं वहां पे, तो मारूफ है वो इस काम के लिए। तो वो कभी भी उनकी जुबान इस तरह से नहीं रही। वो टीवी शोज में भी आके मतलब एंकरों के साथ भी और इस तरह से सहाफियों के साथ भी उनकी कई ऑडियोज भी पहले आई, वो जिस तरह से धमकियां देते होते हैं। तो वो उनका लबो लहजा हमेशा से यही रहा है। बड़ा अफसोसनाक है, अनफॉर्चुनेट है। मैं तो जाती तौर पर, मेरे ख्याल है आप कभी देखा होगा, मैं तो इस चीज पे वैसे ही इस चीज का हूँ कि भाई गाली गलौज का डायलॉग के अंदर, मुकालमे के अंदर, जब आप पार्लियामेंट के अंदर हैं खास तौर पे, तो फिर तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर इन चीजों का क्या काम है, वहां आप मतलब बात क्यों नहीं कर सकते। यहाँ जब हम बात होती है तो कहते हैं कि जी मसाइल जो है वो सड़कों पे हल नहीं होंगे, पार्लियामेंट में आए। जब पार्लियामेंट में आते हैं, तो मैं आज ही खबर पढ़ रहा था, तो वहां पे हाल ये है कि जो स्पीकर हैं ज़ाहिर है हुकूमती पार्टी के हैं, वो बरए कि जनाब ये हुकूमती जो हमारे जो वज़रा हैं वो सेशन में आते नहीं है। हालत तो ये है कि पार्लियामेंट को तो हम इतनी अहमियत देते हैं। कानून साजी की आपने बात की, तो कानून साजी का भी हालत देख लें कि क्या होती है। इनका मेरे ख्याल में स्पीकर का बड़ा रोल है। यार सादिक साहब इज बीन अ वेरी बैलेंस काइंड ऑफ स्पीकर, लेकिन इस मामले में मेरे ख्याल में उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इस मामले में किसी न किसी को एक मिसाल जरूर बनाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाकया उनकी, क्योंकि वो कस्टोडियन है हाउस के, उनकी जिम्मेदारी है। वो तो उन्होंने तो जिसे कहते हैं ना कि पहले स्टेप के तौर पे वो माफी तलाफी भी कराई और सबने रियलाइज कराया। लेकिन ये सब शैला रज़ा साहिबा बैठी थी, वैसे उन्हें हमने देखा कि 2 मिनट तो पहले लगे कि हुआ क्या है मामला समझने में ही। वो मेरा ख्याल है शायद जाके उनके कोई उनके डेस्क पे जाके उनकी नशिस्त के पास जाके उन्होंने कोई बात ऐसी कही है, वहां पे हुआ है, क्योंकि कोई तकरीर के दौरान तो कोई ऐसी बात वेरी शेमफुल। वैसे अगर ऐसी कोई बात की उन्होंने डेफिनेटली की होगी, इट्स कंडेमेबल एंड इट्स शेमफुल। और ये इमरान ये खाली ये नहीं, ये किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वो पीटीआई के सपोर्टर्स हो, पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे नून लीग के हो या पीपल्स पार्टी के हो, किसी की तरफ से भी दूसरे किसी फरीक को जाके गाली देना और इस लेवल पे देना, ये तो देना। और एक बात पे मैं हैरान हूं, और एक बात पे अक्सर ये आज से नहीं हो रहा, 90s की पॉलिटिक्स आप तो मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, उस वक्त से भी होता था। पता नहीं खवातीन इतना इजी टारगेट क्यों होती हैं कि आप स्ट्रेट अवे कोई ना कोई कमेंट उन पे पास कर दें, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन ही है। तो दिस इज शेमफुल। ये वैसे तो हर खातून काबिल इज्जत है, जो कानून साज असेंबली में वो ज्यादा काबिल इज्जत है। ऐसे ही है बिल्कुल। ये इसकी मिसाल, ये पता नहीं क्या बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि शायद गाली देने में मजा ही यानी लोगों को शायद वो आता है कि जिसमें वो फरीक जो वो फर्द जो सामने ही नहीं है। देखिए ना, हमारे यहाँ भी मुआशरे में भी या कहीं भी जब गाली निकाली जाती है तो गाली किसको निकाली जाती है, वो माँ बहन की गाली निकाली जाती है। ये शर्मनाक एक एक्ट है। टाइम हमारा खत्म हो गया इमरान मीर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बिलफर्ज किसी को गुस्सा भी है तो वो भाई उसको कुत्ता बिल्ला कह दे जो सामने आपके, आपने कहना भी है और उसको बुरा लफ्ज बोलना भी है तो आप उसको कह देंगे भाई आप बहुत बुरे हैं, आप ऐसे, उसको नहीं कहा जाएगा। उसकी मां को या उसकी बहन को जाके दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये शर्मनाक रवैये और माजरत के साथ ऐसे लोग हमारे पार्लियामान में बैठे हैं जो ये कर रहे हैं, तो इससे हम क्या कौम की तरबियत करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया इमरान मीर साहब। इमरान मीर साहब सियासी मामलात पे तजिया करे थे। मरियम नवाज साहिबा एलीट फोर्स की सेरेमनी में मौजूद हैं, अगर वहां से कुछ लाइव आता है तो आपको दिखाएंगे। फिर वक्त हमें एक ब्रेक के लिए इजाजत दीजिए, हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिस तरह से कल हमने जिक्र किया था, सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मुसलसल 5वीं फतह हासिल कर ली है। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने आखिरी लीग मैच में ईरान को 3-1 से शिकस्त देकर इवेंट में 5वीं कामयाबी अपने नाम के। इमरान, कितनी अच्छी खबर है ये। जी, मतलब जब से ये बात कर रहे हैं जो गेम्स है अदर देन क्रिकेट, उनमें तो पाकिस्तान इज परफॉर्मिंग सो वेल। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ने 25-23, 25-18 और 25-20 से जीत हासिल की। वाज़ेह है कि सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल के जो लीग स्टेज में पाकिस्तान टीम नाकाबिले शिकस्त रही है, 5 मैच जीते हैं। सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल आज पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। हम दुआ गो हैं कि हम ये मैच लग रहे हैं हम जीते, हम टॉप पोजीशन पे रहे और ऐसा लगता है कि एक नई रूसी आ रही है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की दुनिया में। वी टेक दिस क्रेडिट कि हम ऑफन बात करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर और पिछले 3-4 साल से एक्सप्रेसो तो कर ही रहा है। और कल फिर शायद इसी का एक नतीजा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक तकरीब हुई जिसमें हॉकी टीम को बुलाया गया। इससे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बुलाया, उनको इनाम दिए गए, उनको इज्जत दी गई। तो ये मेरे ख्याल में एक प्लेयर के लिए इससे बढ़ के और क्या होता है कि उससे स्टेट लेवल पे इज्जत मिले। खैर, हमने आज वॉलीबॉल की बात करनी है, चूंकि कल भी
भी हमने आपको खबर दी थी और ईरान से हम जीत गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मुराद जहां मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के कैप्टन हैं, हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। वेलकम मुराद, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आपका क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत मुबारक आपको इन फतुहात के ऊपर। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब हम 3-4 मैचेस इकट्ठे जीत जाते हैं ना किसी इवेंट में, तो हम ये कहना शुरू कर देते हैं यार ये तो टीमें ही हल्की फुल्की होंगी इसलिए हम जीत गए। तो मुझे वैसे नहीं लगता ये टीमें हल्की फुल्की होंगी। आप जरा टेक्निकली हमें बताइए कैसी टीम्स थी, कितने टफ कॉन्टेस्ट रहे, क्या मुश्किल था जीतना इन 4-5 मैचेस क्यों ना रहो? हाँ जी बिल्कुल, वॉलीबॉल गेम ही ऐसी है कि इसमें आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते। इसमें टाई ब्रेक्स पॉइंट होते हैं, इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। और चूंकि वॉलीबॉल बहुत ज्यादा खेली जाती है, स्पेशली हमारे एशिया में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, अभी इसके डिफरेंट जोन बने, जिस तरह सेंट्रल एशिया हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, तो उनमें काफी सारे कंटेस्टेंट्स आ जाते हैं और आप किसी को भी इजी नहीं ले सकते। अच्छा, तो मुराद क्या फील कर रहे हैं जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम जो है सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल के लीग स्टेज में नाकाबिले शिकस्त है और अब फाइनल है, क्या फीलिंग्स है? देखिए, इसके लिए तो हमने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया था। हम यही चाहते थे, सबसे पहले तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि हमारे अपने मुल्क में इवेंट्स हो, इस तरह की बाहर से टीमें आए और लोकल क्राउड हमें सपोर्ट करे, तो फिर जीत का तो मजा ही अलग है। और अगर आप अनबीटन रहते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो वो आपका मोरल बहुत हाई हो जाता है और टीम सारी इंशाल्लाह एनर्जेटिक है और उम्मीद है कि यही जज्बे के साथ फाइनल में भी खेलेंगे और फाइनल भी विन करेंगे। कौन से लड़के हैं जिन पे ज्यादा आप समझते हैं कि वो टीम को लेकर साथ चल रहे हैं, ज्यादा रिलाई कर रहे हैं आप? अभी जो हमारी माशाल्लाह टीम बनी है उसमें आप किसी भी प्लेयर को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये हमारे प्लेयर है। हमारे जो बेंच प्लेयर हैं, जिस तरह के कल ईरान के खिलाफ हमारे मेन प्लेयर बाहर रहे और जो हमारे बेंच प्लेयर थे जो रिजर्व थे उनको हमने मौका दिया और वो भी थ्रू आउट जबरदस्त उन्हें परफॉर्म किया और कल ईरान के खिलाफ वो जीते हैं। तो मेरे लिए सारे ही बराबर है, इस टीम का हर प्लेयर इस तरह के जिस भी टाइम आप उनको चेंज करेंगे वो आपको परफॉर्म करके देते हैं। मुराद, रैंकिंग में हम कहाँ स्टैंड करते हैं इंटरनेशनली? और जाहिर बात है हमने इंटरनेशनल टीम्स को, एशियन टीम्स को ही, लेकिन इंटरनेशनल टीम्स को हमने बीट किया है। इंटरनेशनली हमारा क्या फ्यूचर है? जो वर्ल्ड लीग है या वर्ल्ड चैंपियन लीग्स हैं या वर्ल्ड कप्स हैं, उसके अंदर हम क्या अपनी जगह बना सकते हैं आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि तकरीबन को 150 के ऊपर ममालिक इस तरह के जो वॉलीबॉल में खेलते हैं और इसमें रैंकिंग का ये तरीकेकार होता है कि जितनी जो टीम ज्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है उतने उनके पॉइंट्स मतलब ना काउंट किए जाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ हमारे साथ पास्ट में कुछ इस तरह के इश्यूज होते रहे कि फंड्स की वजह से हम बहुत जो हमारे मेन जो ओलंपिक क्वालिफायर या इस तरह के कुछ टूर्नामेंट्स थे उनमें हम शिरकत नहीं कर पाते थे कि जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग डाउन हो जाती है। लेकिन पिछले 2-3 साल से इस पे रेगुलर काम हो रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम तकरीबन सारे इवेंट्स में जाएं, तो उससे हमारी रैंकिंग में काफी बेहतरी आई है। अभी 35-36 के अराउंड है हम वर्ल्ड में, लेकिन हमने वर्ल्ड नंबर 20 और 18 इस तरह की टीमों को भी हमने हराया, जिस तरह की कोरिया की टीम हो गई, चाइना की, इन टीमों को हमने हराया। तो मुराद, क्या लगता है कि मजीद गवर्नमेंट ये वाला फंड्स वाला मसला है, इसको सॉल्व करने में कितना हम किरदार आगे अदा कर सकती है और क्या अपील है गवर्नमेंट से? बिल्कुल, गवर्नमेंट की सपोर्ट के अलावा तो ये काम हो ही नहीं सकता। जहाँ पे स्पॉन्सर्स हमारे पास आएंगे, सबसे बड़ी कमी जो हमारे यहाँ भी वॉलीबॉल में है वो हमारी पर्सनल प्रीमियर लीग है, जो वे लीग नहीं हो रही। हमसे बहुत छोटे छोटे ममालिक हैं, इंडिया हो गया या साथ में ये मालदीव्स, ओमान, गल्फ कंट्रीज, ये सारी लीग्स करवाती हैं, जिसका उनको ये फायदा होता है कि थोड़ा बहुत लड़कों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है और जो इनके पास प्लेयर्स की फिर कमी नहीं होती, इनके पास नर्सरी जो है ना जारी होती, क्योंकि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इसी के थ्रू फिर लड़कों में शौक पैदा होता है और वहां से प्लेयर उनको मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि वो लाजमी हमें दूसरे भी जो जितने स्पोर्ट्स है, सिर्फ वॉलीबॉल को नहीं, दूसरी भी जितनी स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट के अलावा, उनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें, हम इंशाल्लाह परफॉर्म करके दिखाएंगे। एक तो ये जब पहली दफा मैंने विजुअल्स देखे ना मुराद, ये जो आपके मैचेस हो रहे हैं, मुझे लगा ये कोई बाहर का मुल्क है। अभी तक भी मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा कोई पेरिस फ्रांस वगैरह में हो रहा है या चाइना में हो रहा है, इस तरह के विजुअल्स है। बहुत अच्छा लगा हमें दो सूरतों में। एक तो हमें जो प्लेइंग फील्ड है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यू कॉल इट कोर्ट और समथिंग, और दूसरा जो ऑडियंस की पार्टिसिपेशन थी। आपका इस पे क्या टेक है? क्योंकि प्लेयर्स के हवाले से तो मैंने आपसे पूछा तो आपने बताया कि सभी प्लेयर्स अच्छा खेले, किसी एक को स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। लोगों की पार्टिसिपेशन एंड देन ये जो प्लेइंग फील्ड है, अरेंजमेंट्स हैं, इंतजामात हैं, इसको लेकर आपका क्या टेक है? बीइंग अ कैप्टन आप मुतमईन हैं इससे?
बिल्कुल बिल्कुल एरिना के लिहाज से ये बात करूंगा, हमारे अर्जेंटीनियन कोच है जिन्होंने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया, वो जब आए तो वो उसने जो कोर्ट को देखा वो कह रहा था कि मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे NBA जो होता है नेशनल बास्केटबॉल का, वो कह रहे कि उस लेवल का ये जो VNL वॉलीबॉल की होती है उस लेवल की फील्ड है। और जाहिर सी बात है इसमें फिर आके इन्होंने प्रिपरेशन वगैरह किए, अरेंजमेंट्स किए, तो बहुत जबरदस्त माहौल है और क्राउड नो डाउट बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। अभी आज हम बहुत ज्यादा जो है ना क्राउड उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सब लोगों को पता है और सब लोग यही चाहते थे कि हम फाइनल में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो मुराद ये जो लीग 5 मैचेस अभी तक आप जीते हैं, इनमें कौन सी ऐसी टीम थी, कौन सा ऐसा मैच था जिसमें लगा कि किसी एक पॉइंट पर कि जीत थोड़ी मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आप जीते वॉलीबॉल वो वाला मैच? ये जो लास्ट हमारे 2 मैचेस हुए तुर्कमेनिस्तान के अगेंस्ट, जो जिनके साथ अभी हमारा फाइनल होने, वो भी टीम बड़ी जबरदस्त थी, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू खेल रही थी। और कल ईरान की टीम थी वो भी अच्छी थी, उनमें एक सेट में इस तरह हुआ फील हो रहा था कि वो अभी टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने बॉयज पे ना पूरा ट्रस्ट था कि इंशाल्लाह वो कवर कर लेंगे। मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज देखे और इस गेम को देखी जितना खेला जाता है, मुझे लगता है क्रिकेट के बाद अगर गांव देहातों में कोई खेल सबसे ज्यादा खेला जाता है तो वो वॉलीबॉल है, जो हर शख्स खेल रहा होता है, बहुत लोग खेल रहे होते हैं। तो आई फील अ पोटेंशियल कि हम टॉप 10 में तो दुनिया भर में आ ही सकते हैं, ऐसा टैलेंट हमारे पास मौजूद है। आपका क्या टेक है इस पे मुराद, आपको भी यही लगता है? नो डाउट, अगर आप क्रिकेट के अलावा देखें तो इसमें कोई मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाता सिवाय वॉलीबॉल के कि जितना क्राउड को ये कैच करती है। यस, क्योंकि मेरा ताल्लुक चूंकि जिला बन्नू से, मैं अगर उधर की बात करूं, जितने भी गांव हैं तकरीबन हर गांव में 8-10 जगह हमारे यहाँ नेट लगे होते हैं, वहाँ पे लड़के खेल रहे होते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के, ये सीनियर्स हैं, ये यूथ हैं, ये बच्चे हैं, सारी चीजें वो चल रही होती, मतलब तो क्राउड में इतना जो है ना ज्यादा शौक है। और मेरे ख्याल में हर गांव देहात में, हर टाउन में कोई ना कोई 1-2 स्पेशलिस्ट प्लेयर्स भी होते हैं जो मशहूर होते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा प्लेयर है वॉलीबॉल का, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसी से लड़के जो है ना इंस्पायर होते हैं जो नए हैं, और उनकी भी कोशिश होती है कि वो भी आगे जो नए लड़के आ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत अच्छा गाइड करे, और इसी के थ्रू ये प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, तो मुराद जिस तरह से अभी आपने तुर्कमेनिस्तान की टीम का जिक्र किया जिनसे एक मैच हुआ और वो आपने कहा कि बड़े प्रॉपर मैकेनिज्म से टीम खेल रही थी, आज फाइनल भी उनके साथ ही है, क्या भरपूर तैयारियां हैं फाइनल की? जी बिल्कुल, फाइनल थोड़ा सा डिवाइस को हिलाइएगा ताकि आपके सिग्नल वैसे क्लियर हो भी जाए। दूसरे मैचों की निस्बत अलग होते हैं, उसमें के खिलाफ ऑलरेडी खेल चुके हैं। कैन यू हियर मी? जी, वी कैन हियर यू नाउ। हाँ, तो मैंने कहा उनके लिए क्या, तुर्कमेनिस्तान के लिए हमने प्रॉपर सेटिंग की हुई है, वीडियो एनालाइजिंग होती है। हमारे जो पिछले मैच में हमने गलतियां की, हम कोशिश करेंगे कि उसको रिवाइज ना करें और प्रॉपर अपने ना वो अपने जो हमारा सिस्टम है खेलने का उसी को लेके चले। आई विश वी वर इन इस्लामाबाद, हम जरूर आते और आपको सपोर्ट करते स्टेडियम के अंदर, एरिना के अंदर, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, जब जीतेंगे तो दोबारा आइएगा इंशाल्लाह, सेलिब्रेट करेंगे और फिर आगे जब बढ़ेंगे तो फिर और मजा करेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान का परचम आगे लेकर जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी पूरी टीम मैनेजमेंट को हमारी तरफ से। वी वो विद मुराद जहां, पाकिस्तान के वॉलीबॉल कैप्टन, उनका कहना है कि हम 20-18 की टीम्स को भी हरा चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम टॉप 10 टीम्स के अंदर, टॉप 1 टीम के अंदर भी हम आ सकते हैं आने वाले वक्त में वॉलीबॉल। हमारी बेस्ट विशेस टीम के साथ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, आप भी देखिए हम भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बहुत ही अहम मौजू पर बात करनी है और वो मौजू ये है कि हजूम जो है वो जब किसी मुतासरा शख्स को मदद की ज़रूरत होती है तो हजूम क्यों आगे नहीं बढ़ता। इसके हवाले से साइकोलॉजी पे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, इस पर हम कई दफ़ा बात भी कर चुके हैं, जिस तरह बाइस्टैंडर इफेक्ट वगैरह है। लेकिन आज हमने पाकिस्तान में पर्टिकुलर बात करनी है और पाकिस्तानी माहौल के हवाले से कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो मदद किसी को देने से क्यों कतराते हैं। उसकी एक वजह जो है, या कई वजूहत जो है वो नफसियाती हो सकती हैं, वो बाइस्टैंडर इफेक्ट हो सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ जो है कुछ और वजूहत भी हैं जो कि नथी हम कर सकते हैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के माहौल के हवाले से। सबसे पहले तो यह है कि कोई भी इंसान किसी की मदद का जो फैसला करता है वो किन बुनियादों पे करता है। उसमें एक थ्योरी जो है वो कास्ट रिवार्ड थ्योरी है, और कास्ट रिवार्ड थ्योरी ये कहती है कि दो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे आप करते हैं, मदद करने का फैसला करते हैं। एक जो है वो रीइंफोर्समेंट है और दूसरी जो है वो कास्ट है। अब रीइंफोर्समेंट से मुराद ये है कि
थ्योरी ये कहती है कि आप जब किसी मुतासरा शख्स को देखते हैं, किसी को अलमिया से दो चार देखते हैं, तो आपके अंदर एक एंग्जाइटी पैदा होती है, आपके अंदर एक डिस्ट्रेस पैदा होता है, और उसको रिलीफ करने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए आप ये फैसला करते हैं। और अब डिपेंड करता है कि वो एंग्जाइटी जो है वो किस लेवल पे है और डिस्ट्रेस का जो है वो किस थ्रेशोल्ड को उसने क्रॉस किया है। अगर उस खास थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद आप ये फैसला करते हैं कि मुझे इसकी मदद करनी है। दूसरा ये है कि उसकी कास्ट क्या आएगी, यानी इसकी आपको कास्ट क्या पे करनी पड़ेगी। तो अगर रीइंफोर्समेंट ज़्यादा हो और कास्ट लो हो तो इसका इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप डेफिनेटली मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये उलट हो जाए, यानी रीइंफोर्समेंट कम हो और कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उस सूरत में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अगर एक फ़र्द जो है वो आपको बुलाता है कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है जो उसने उठाना है, अब इसकी कीमत क्या है, बेसिकली आपने उसकी मदद करनी है, बट इसमें रीइंफोर्समेंट कम है, और स्पेशली कम हो जाएगी कि अगर वो शख्स जो है वो ताकतवर आपको लगे और आपको लगे कि वो बॉक्स खुद भी उठा सकता है, तो इस सूरत में रीइंफोर्समेंट कम होगी। कास्ट जो है क्योंकि वो भारी है बहुत ज़्यादा, तो इसकी कास्ट ज़्यादा है, तो इस सूरत में आप हो सकता है कि ना जाएँ। लेकिन एक ज़ईफ़ आदमी जो कि आप देख रहे हैं कि वो बॉक्स उठाने के काबिल नहीं है और ज़ईफ़ है, तो उस सिलसिले में एक तो रीइंफोर्समेंट आपके अंदर ज़्यादा होगी, कि एक एंग्जाइटी डेवलप हो जाएगी कि ये बेचारा किस तरह काम कर रहा है, एक एम्पैथी डेवलप हो जाएगी, तो आप डेफिनेटली फैसला करेंगे। और उसकी अगर जो कास्ट है वो अगर बॉक्स जितना छोटा होगा, कास्ट जितनी लो होगी, तो फैसला आप करने में आपको इतनी ज़्यादा आसानी होगी। सो ये दो चीज़ें हैं बेसिकली कि अगर कम रीइंफोर्समेंट है, ज़्यादा हाई रीइंफोर्समेंट है और लो कास्ट है तो आप मदद के लिए जाएंगे, लेकिन अगर लो रीइंफोर्समेंट है और हाई कास्ट है तो आप मदद के लिए नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान के हवाले से ये बात क्यों अहम है? पाकिस्तान के हवाले से ये बात इसलिए अहम है कि यहाँ पे जिस कास्ट का जिक्र किया गया है वो सिर्फ उस सिचुएशन पे है, यानी वो बॉक्स कितना बड़ा है छोटा है कि इंसान उसको कैलकुलेट करता है, या मुझे किसी फ़र्द को उठा के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, या ये जितना भी तरद्दुद है, या उसमें हो सकता है कि फाइनेंशियल कास्ट भी हो। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इस थ्योरी बेसिकली उसकी तरफ निशानदेही करती है। पाकिस्तान में जो कास्ट है इसका मंजरनामा कुछ और है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो बहुत सारी जगहों पे जवाबदेह हो जाते हैं कानून के हवाले से, बजाय इसके कानून जो है वो मदद करने वालों के लिए एक सहूलत देज मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसने ऐन उस वक्त जहाँ पे कोई और उस वक्त इदारा मौजूद नहीं था, डॉक्टर मौजूद नहीं था, कोई भी मौजूद नहीं था, तो उस वक्त उस फ़र्द ने मदद करने का फ़ैसला किया। यहाँ पे काम उलट हो जाता है और इंसान जो है, आप अपने माशरे में घूमिए और पता कीजिए तो लोग बहुत सारी सिचुएशंस में सिर्फ इसलिए मदद नहीं कर पाते क्योंकि वो ये समझते हैं कि यहाँ पे मदद करने का मतलब ये है कि अपने आप को फंसाने वाली बात है। हो सकता है कि मुझे गवाह के तौर पे घसीटा जाए, और ना सिर्फ गवाह के तौर पे घसीटा जाए बल्कि गवाह के तौर पे अगर मैं न जा सकूं तो हो सकता है कि मुझे सज़ा दी जाए, वगैरह वगैरह। यानी एक जो इनिशिएट किया था एक बहुत ही गुडविल के साथ और अच्छी नीयत के साथ एक काम, किसी फ़र्द की मदद करना, वो मुंतज हो रहा है बहुत ही एक नेगेटिविटी लिए हुए। और कोई भी फ़र्द जो है जब उसके कास्ट एनालिसिस करता है तो रीइंफोर्समेंट अब चाहे हाई हो, चाहे वो कितनी ही हाई क्यों ना हो, अगर कास्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो उस रीइंफोर्समेंट को दबाएगा और वो उस एंग्जाइटी को लिए हुए घर चला जाएगा, लेकिन वो मदद नहीं करेगा। सो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में अगर ये एक मुहर्रक के तौर पे, एक तहरीक के तौर पे आ रही है बात कि लोगों की मदद इस वजह से नहीं करते, तो इस पर बहुत सारी स्टडीज़ करने की ज़रूरत है और यूनिवर्सिटीज़ को भी स्टडीज़ करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों पे स्टडी करने की ज़रूरत है जो इस वजह से सिर्फ मदद नहीं करते क्योंकि उनको है कि हम फंस जाएंगे। अब बजाय इसके कि ऐसे फ़र्द को बतौर गवाह उसकी सहूलत के हिसाब से टाइम देना चाहिए, यानी जब उसको सहूलत है तो वो गवाही के तौर पे आ जाए, या मुख्तलिफ यानी मैक्सिमम फैसिलिटेट करना चाहिए ना, क्योंकि उस फ़र्द ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है मदद करने का, लेकिन वो फ़र्द जो है वो अच्छा इनिशिएटिव लेने के बाद फंस जाता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे खला हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। सो ये जो थ्योरी थी कास्ट रिवॉर्ड थ्योरी, इसके हवाले से आपसे बात करना इसलिए ज़रूरत थी कि ये जो कास्ट रिवॉर्ड थ्योरी है ये पाकिस्तानी तनाजुर में इसमें जो जिस चीज़ का नाम कास्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है किसी भी गिवन सिचुएशन में। सो किसी भी गिवन सिचुएशन में जब कास्ट हाई होगी तो चाहे रीइंफोर्समेंट यानी एंग्जाइटी या डिस्ट्रेस वो कितना ही ज़्यादा क्यों नहीं होगा, फ़र्द जो है वो मदद करने से घबराएगा।
तो हमें अपने रवैये और जो कानून के हवाले से बहुत सारे जहाँ पे सुकम हैं उनको बहुत ज़्यादा दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सोसाइटी का जो फैब्रिक है ये जब तक ये मुनासिब और ये बेहतर नहीं होता तो ऊपर आप जो मर्जी करते रहें कुछ नहीं हो सकता। जब फ़र्द की मदद भी आमादा नहीं होगा तो सोसाइटी कैसे आगे चल सकती है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। How soothing, how amazing. I mean, this is what you call the real music that takes you somewhere else, you know, कहीं ले जाता है ऐसे, वापस आने को दिल नहीं करता जहाँ पे। एक ऐसी वाइब, ऐसे म्यूज़िक की। मज़े की बात यह है कि कुछ बैंड्स या कुछ म्यूजिशियंस ऐसे हैं जो कि कई दहाइयों से ये वाइब कैरी कर रहे हैं। जब काविश बैंड को हमने इतने अरसे के बाद दोबारा देखा तो कोई तब्दीली आती है ना, आई होगी शायद, मे बी कुछ लोगों को फील हुआ हो, लेकिन द वाइब इज सेम, म्यूजिक की वाइब आप समझ गए होंगे। 26 साल कबल इस सेमी क्लासिकल बैंड ने, जिसका नाम काविश द बैंड है, अपनी बुनियाद रखी। जाफर जैदी है स्टार्टेड दिस बैंड, और फिर उनके गाने बहुत से लोग रिलेट करते हैं उन गानों से। तेरे प्यार में, मोरे सैयां, फासले, कई ऐसे सॉन्ग्स हैं, नामवर गाने शामिल हैं जो कि लोगों की, जिसे कहते हैं ना कि एक लाइफ लाइन के साथ चलते हैं। जाफर के जो गाने हैं या काविश के जो गाने हैं वो उस वक्त के हों या आज के, एज ऑफ सेड एक वाइब कैरी करते हैं। और अब जब कोक स्टूडियो में उनका ओ यारा गाना आया है अब्दुल हन्नान के साथ, न सिर्फ तकरीबन 57 लाख लोग अब तक इन 3-4 डेज इसको देख चुके हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड दे रियली वांट काविश टू मेक मोर म्यूजिक, एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर गोइंग टू परफॉर्म लाइव इन लाहौर। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। माज और राहील इनके बैंड मेंबर्स हैं, ओबियसली जिनकी बराबर की काविश है, और उसके बाद ये काविश बना है। तो इस काविश की काविश को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत अरसे के बाद, टू पे देम अ ट्रिब्यूट एक्चुअली, वी थॉट टू हैव देम इन आवर शो। और इस वक्त हमारे साथ द मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स काविश द बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमने बात करनी है। जी हाँ, जाफर जैदी और माज मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जाफर इतने अरसे से कहाँ गायब थे? तकरीबन 7 साल के बाद वीडियो गाना रिलीज हुआ है, क्या रीजन थी इसकी? बेसिकली तो जी थिंग इज कि क्योंकि 8 साल में मेरा जो कोक के साथ वो लगा रहा, जो काम था मेरा एज हाउस बैंड एंड एज प्रोड्यूसर फॉर 2 years, उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था और इतनी ज़्यादा आपकी वो होती है, जिसे कहते हैं ना, इतना टीडियस एक वो होता है इन्वॉल्वमेंट, कि जब 2017 में जब वो ख़त्म हुआ था तो उसके बाद फिर आप समझें कि कुछ साल तो सिर्फ वापस दोबारा अपने म्यूजिक की तरफ आते आते ही लग गए, बिकॉज you're so involved with very different kind of mindset in terms of music. तो बट उसके अलावा ऑब्वियसली बात है, हमारा एक काम करने का तरीका भी हमेशा से यही था कि हम मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके चीज़ों को देखते हैं कि they have to be according to at least the way we want them to be. हमारा दिल अगर उनके साथ मुतमईन ना हो तो हम चीज़ों को ना रिलीज करते हैं, ना काम को ज़्यादा बाहर लाते हैं। तो एक रीज़न तो हमारे लिए हमेशा से यही होता है। तो बट ताकि 2 एक रीजन इस तरह के थे, एंड ऑब्वियसली बात है हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, हर चीज़ ने अपने टाइम पे बेहतरीन होना होता है। तो इसलिए आई थिंक दिस टाइमिंग फॉर एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। वैसे लेकिन ये होता है ना, थोड़ा सा आपके जो फॉलोअर्स या फैंस होते हैं उनके साथ थोड़ी ज्यादती हो जाती है ना, वो चाहते हैं कि और काम आए और फिर काम आ नहीं रहा होता, और फिर थर्स्ट बढ़ती चली जाती है। लेकिन चलें, यस, एक आर्टिस्ट का सेटिस्फाई होना, दो के एक आर्टिस्ट कभी सेटिस्फाई होता नहीं अपने काम से, वो उसमें थर्स्ट रहती है कि मैं कुछ अच्छा करूँ। माज, आपको भी जरा इंक्लूड करें, आप हमें बताइए, हाउ डू यू फील बीइंग अ बैंड वापस आना? क्योंकि एक बात मुझे पता है कि जितने बैंड मेंबर्स होते हैं बड़ा एंथुसियास्टिकली म्यूजिक स्टार्ट करते हैं, वो पुराने जो दिन होंगे उसमें बड़ा टाइम भी दिया जाता है, और एक जज्बा होता है कि यार कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। देन लाइफ अपने रास्ते ले लेती है, जिंदगी में कुछ मसरूफियात, फैमिली लाइफ आ जाती है। मैं ओवरऑल इस जर्नी को लेकर आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, हाउ इट हैज़ बीन, और अब कैसा महसूस होता है जब इतने साल हुए? जी, एक्चुअली अगर बहुत आप हिस्ट्री में जाएं तो हम लोग बचपन से ही, मैं और जाफर दोस्त रहे हैं, स्कूल में हम साथ थे, एंड 98 से ही हमने म्यूज़िक करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे वी स्टार्टेड ऑफ, फिर उस वक्त थोड़े से हमने गाने बनाए थे, एंड मुझे याद है 2003 में पहली दफ़ा रेडियो पे हमारा पहला गाना बचपन आया था।
फिर obviously the journey has been quite beautiful as far as music is concerned and as far as हम लोगों का जो एक दोस्ती है और जो एक रिश्ता है वो दोनों चीज़ें स्ट्रेंथन हुई हैं और हमने काफ़ी सीखा है इस टाइम में और अभी भी सीख रहे हैं। ऑब्वियसली सीखने की जर्नी तो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है कि इट्स गोइंग रियली वेल। शुक्र है, आई एम हैप्पी टू बी बैक कि अभी नहीं वी आर बैक। कम से कम एक और बड़ा ज़बरदस्त कलर जो म्यूज़िक में मिसिंग था कुछ हद तक वो हमें वापस मिल रहा है, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए। अच्छा ऐसा लगता है जाफर जब आप गाते हैं तो न सिर्फ ऑडियो के अंदर स्टूडियोज तो ओबियसली हम नहीं देखते द वे यू सिंग, बट व्हेन यू परफॉर्म इट इवन आप बहुत कनेक्ट कर जाते हैं द लिरिक्स एंड द फील एंड द मूड। ये क्या है, मतलब ये इज इट इंटेंशनल और समहाउ कुछ हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती और वही चीज़ है जो आपके फैंस को आपके साथ कनेक्ट रखती है। आप जितने अरसे बाद भी आए लोग दोबारा उस मूड में चले जाते हैं। द काइंड ऑफ म्यूजिक यू मेक, क्या है इसके पीछे? देखिए जी, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस बारे में जो टू अंडरस्टैंड इज एटलीस्ट सब लोगों ने जो फिलॉसफी अंडरस्टैंड की है वो ये दैट म्यूजिक इज एक्चुअली जस्ट लाइक अनदर लैंग्वेज। तो जैसे भी आप आम हालात में भी अगर किसी से कोई बात कर रहे हैं, अब जैसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो मैं अपने पॉइंट को एक बड़े सलीके और तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसकी वजह से इट्स गेटिंग अक्रॉस टू यू सर्टेन वे। अब यही सारी बातें अगर मैं इस वक्त हंस हंस के करना शुरू कर दूंगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको भी और मुझे भी। सही। तो इसलिए बात ये कि म्यूजिक वाज जस्ट अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। सो एक बात थी जो आप कहना चाहते थे, आपने उसको थोड़ा सा पैकेज करके कह दिया, एक चीज में लपेट के कह दिया, थोड़ा सा खूबसूरत प्रेजेंट करके कह दिया, बट है तो एट द एंड ऑफ द डे बात ही आप ही की बात है जो आप करना चाह रहे हैं। तो अगर आप वो बात फील ही नहीं कर रहे अपने अंदर एंड यू जस्ट सेइंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, तो वो कभी भी किसी के दिल पे असरअंदाज नहीं हो सकती। तो इसलिए यही होता है कि हमारी कोशिश यही होती है कि जब भी हम कोई भी, एंड दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस कि हम जनरली इतना टाइम लेते हैं अपने काम में, क्योंकि हमारे एक बड़े हैं, उन्होंने हमें ये बात हमेशा समझाई थी कि लोगों को हमेशा अपनी तन बीती सुनाना। वाह वाह। तो बात ये होती है कि अगर एक चीज मेरे तन पे ही नहीं बीत रही और वो मेरी अपनी फीलिंग नहीं है तो उसके बारे में बात करने से, लफ्जों से तो किसी को कोई असर नहीं होना। तो दैट इज प्रोबेबली द ओनली रीजन कि जिसकी वजह से आई थिंक वो हमेशा वो आंखें बंद करके गाना और एक जोन में रहना, बिकॉज अगर वो चीज मेरी अपनी फीलिंग नहीं है तो देन देयर इज नो पॉइंट। ट्रू दैट। अच्छा माज, जिस तरह से अभी जाफर ने भी बात की कि तन बीती और आप बीती, बिल्कुल काविश का कोई भी गाना सुने तो अपनी आप बीती ही लगता है। तो काविश ने ये कॉन्सेप्ट जो है ये लिया किस तरह? इतने सोलफुल गाने जब शुरू किए, किससे मुतासर होकर ये जो म्यूजिक है, इस तरह का म्यूजिक जो है वो काविश ने प्रोड्यूस किया? We lost your audio, Maz. Can you hear me? जी एक्चुअली स्टार्टिंग में तो क्योंकि आवाज आ रही है? जी आ रही है, प्लीज। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि क्योंकि जाफर का बैकग्राउंड ऐसा रहा है उसकी अम्मा की वजह से, तो वी ग्रो अप लिसनिंग टू हर म्यूजिक और उनके साथ रह के उनके सारे सीख के, तो मोस्टली जाफर का जो बैकग्राउंड था वो उसी तरह का था। तो जाहिर है फिर मुझे भी उस फैमिली के साथ इतना करीबी रिश्ता होने के बाद आई ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग उसी तरह से। और फिर नेचुरली जैसे जिंदगी चलती रहती है, इवॉल्व करती रहती है, तो आप सीखते रहते हैं उसके साथ साथ ही। तो अब हमारा इसी तरह का, लेट मी से दिस, आप लोगों ने ये फैमिली एक्सटेंड कर दी। ये जो काविश फैमिली आप लोगों ने बनाई है ना, ये एक्सटेंडेड फैमिली है और वो सारी फिर आपने उसी तरफ लगा दी। ये मैं इसे कहता हूँ कि सुनने वालों की एक नीश होती है। एक तो वैसे नीश म्यूजिक होता है, मैं क्लासिकल को नीश बोलता हूँ म्यूजिक के अंदर, और ये सुनने वालों की एक नीश है जो आपको मिली है। वो कम भी हो चाहे या लिमिटेड भी हो, लेकिन वो नीश हर किसी को नहीं मिलती है। और मेरे ख्याल में एक ऐसे आर्टिस्ट का, द आर्टिस्ट लाइक जाफिर, उनका मकसद यही होता है कि उसी नीश को हिट करें और आप कामयाब हुए इसमें। जाफिर हम ज़रूर चाहेंगे, इनफैक्ट आपके सुनने वाले, मुझे पता है सुबह सुबह बहुत मुश्किल होता है गाना, बट एनीथिंग जो भी आपको चाहिए लाइन अगर आप कर सकें तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। कुछ भी आप
ये आपने अच्छा ऐड किया कि अगर मैं कर सकूं और बिकॉज आई नो इस वक्त तो करना विल बी मुश्किल होगा। इम्पॉसिबल। That's totally okay. I understand. तौर पे जो आपने मेरे से एक्सप्लेनेशन ले लिया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। I totally understand. Early in the morning, it's never easy to sing. बोलना इतना मुश्किल होता है तो गाना तो गला नहीं खुलता है, तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें लाहौर के बारे में बताएं। You're going to perform here. Quickly हमें उसके बारे में भी जानना है, कैसा इवेंट होने जा रहा है, लोग क्या एक्सपेक्ट करें? अभी तक तो ऑब्वियसली जी आई मीन इट्स बीन क्वाइट गुड सो फार। हम लोग हमारे साथ लाइनअप आई डोंट नो, मोस्ट पीपल प्रोबब्ली नो अबाउट बाय नाउ। हमारे लाइनअप में गम्बी हैं ड्रम्स पे, खालिद खान हैं जो आरो जिनका Great. था बेस पे, जावेद इकबाल साहब हैं वायलिन पे, और हमारे साथ डैनी हैं गिटार्स पे। Great. तो ये वाला हमारा जो लाइनअप है, हम क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इतने अरसे से साथ काम करते रहे हैं सब के, जो केमिस्ट्री जिस तरह की हमारी है, आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स एवरीवेयर जब भी हम काम करते हैं। दूसरा ये कि एक्सपेक्ट तो हम क्या कह सकते हैं जी, कोई क्या करेगा। आई मीन हम अपनी तरफ से तो वही कोशिश करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। नहीं, आप एंड बहुत हमेशा हमें अच्छा लगता है, हमें बहुत हमेशा अच्छा लगता रहा है। और द बेस्ट पार्ट इज कि एक और पॉजिटिव एंगल पाकिस्तान के हवाले से सामने आ रहा है। म्यूज़िक का एक अच्छा नाम दोबारा से परफॉर्म कर रहा है, दोबारा से पब्लिक के अंदर आ रहा है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और म्यूज़िक तो आपका अच्छा है ही, दैट्स व्हाई पीपल लव यू। अब्बास, यू वांट टू ऐड समथिंग इन लास्ट 10 सेकंड्स? टाइम मेरा खत्म हो गया। सॉरी, मैं बस एक छोटी सी चीज ऐड कर रहा था कि ये जस्ट वांटेड टू से कि ये 7 जून को हम लोग लाहौर में परफॉर्म कर रहे थे। बस आई जस्ट वांटेड टू ऐड द डेट। ठीक है, 7 जून इंशाल्लाह विल बी देयर। इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, आपका बहुत। और इतना अच्छा कॉन्सर्ट जब होगा लाहौर के अंदर तो डेफिनेटली, और काविश द बैंड लाइव इतने अरसे बाद नजर आएंगे तो कौन नहीं देखेगा। वी होप कि आपने एंजॉय किया हमारी कॉन्वर्सेशन। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ आपकी हेल्थ पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। बैक टू एक्सप्रेस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, हमें बहुत हद तक पता नहीं चलता। इस वक्त तकरीबन 52% आबादी इसका शिकार है और 42% मुतासरीन को तो ये इल्म भी नहीं है कि वो इस खामोश कातिल का शिकार हैं। ये जो हाई ब्लड प्रेशर है और इट कॉजेज इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं, और फिर आगे ये कई बीमारियों का बनता है। फिर आगे दिल की बीमारियां, शुगर, गुर्दों का फेल होना, कैंसर समेत बहुत सारी बीमारियों की बेस बनता है। पाकिस्तान में इट इज सेड हर 20 में से 9 अफराद हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। आज इस हवाले से दुनिया भर में इसका दिन मनाया जा रहा है, तो हमने ज़रूरी समझा हम अपना किरदार अदा करें, इस पे हम बात करें कि इससे कैसे बचाव मुमकिन है। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुनैद जफर साहब मौजूद हैं, माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मीना, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी इमरान ने जिक्र किया कि ये खामोश कातिल है, क्या ताल्लुक होता है ब्लड प्रेशर जो ये जो डिजीज़ है हाइपरटेंशन, इसका ह्यूमन हेल्थ के साथ, और कैसे किसी को पता लग सकता है कि वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है? क्या इसकी अलामात क्या होती हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। हम भी पढ़ते थे पहले कि ब्लड प्रेशर इज़ साइलेंट किलर, तो उस वक्त तो समझ नहीं आता था। अब चूँकि हम खुद इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है। देखिए, यूजुअली तो कोई सिम्टम होती नहीं है ब्लड प्रेशर बढ़ने की। मेजॉरिटी लोग जो हॉस्पिटल्स का विज़िट करते हैं कि हमारा बीपी बढ़ गया, और वो वेग सिम्टम्स, सर में दर्द, ये वो, और अक्सर का बीपी नॉर्मल निकलता है, तो साइलेंट किलर उसको कहा जाता है। यूजुअली इसकी सिम्टम्स नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं उस वक्त तक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी होती हैं जो उस स्पेसिफिक सिस्टम से, ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं जो वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इसलिए बेस्ट जो उसका सोल्यूशन है वो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ब्लड प्रेशर के सिलसिले में प्रिवेंशन से मुराद ये है कि उसकी स्क्रीनिंग करवाएं। अगर आपके अंदर कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं कि आपको लगता है कि आप हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे होंगे या आप में डेवलप होने का चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसकी स्क्रीनिंग कराएं। अपना बीपी आते जाते चेक करवाते रहिए। ईजी एक्सेस है हेल्थ केयर सिस्टम को, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में कहीं से भी अपना बीपी मॉनिटर करते रहें। यूजुअली सिम्टम्स नहीं होती, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों की आसानी के लिए ज़रा बीपी की डिग्रीज बताइए, कितना बीपी हो, कितना ज़्यादा हो, एज के लिहाज से कितना रहना चाहिए? देखिए, जो कट ऑफ लिमिट्स रखी जाती हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, जो ऊपर वाला है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक। तो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक है। इससे अगर ज़्यादा है तो वो किसी ना किसी कैटेगरी में अब नॉर्मल है। ठीक है। यूजुअली 139 से ऊपर हम उसको
हाइपरटेंशन लेबल कर देते हैं। ठीक है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसी का 139 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए मैं, मोर देन वन ओकेजन पे, और डिफरेंट उसकी मेजरमेंट्स लेने के बावजूद अगर परसिस्ट कर रहा हो तो हम कहते हैं इनका बीपी ज़्यादा है। तो आपके टारगेट्स जो हैं वो ये है कि आपने सबसे बेहतरीन तो ये है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है अपना। ठीक है। नॉर्मल से मुराद ये है कि 120/80 को कट ऑफ रखना है। हाँ, एज के हिसाब से कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है। बुजुर्ग लोग, फ्रेल लोग, जिनमें दूसरे मल्टीपल हेल्थ के इश्यूज़ हों, जिनमें आप ये अफोर्ड ना कर सकते हो कि किसी स्टेज पे ब्लड प्रेशर ओवर ट्रीट होने की वजह से बीपी की मुबादा कुछ कम हो जाए और इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, उन लोगों में थोड़ी सी रिलैक्सेशन रखी जाती है। उनके लिए हम 140 तक का फिगर भी रख लेते होते हैं उसमें। ठीक है। ये भी बताइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक दफ़ा आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, वंस यू गो ऑन मेडिकेशन, तो कहा यह जाता है कि अब तो शायद ये अनअवॉइडेबल है, अब यू हैव टू बी ऑन मेडिकेशन, आपको मेडिसिन हमेशा खानी पड़ेगी। क्या ऐसा है या नहीं, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं दोबारा? देखिए, मैं क्विक सा यहाँ पे एक नोट दूंगा कि ब्लड प्रेशर को यूजुअली हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको हम ब्लड प्रेशर के मरीज कहते हैं। सेकेंडरी लिमिटेड होते हैं, छोटे होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में ये लोग हमारे पास आते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें ब्लड प्रेशर यूजुअली किसी और सिस्टम की बीमारी से हो रहा है। तो अगर उस सिस्टम की बीमारी को एडिकेट, यूजुअली किडनीज हैं, कुछ बाय बर्थ डिसऑर्डर्स हैं, एंडोक्राइन के प्रॉब्लम्स हैं, उसको अगर ट्रीट करें तो ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। जो पहले कैटेगरी के लोग हैं जिनको प्राइमरी हाइपरटेंशन है, इनका ब्लड प्रेशर इनको बहुत क्लोज चेक रखना पड़ता है, अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा मॉडिफाई करना पड़ता है। हमारे फॉलोअप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रीडिंग्स के साथ आए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की, उन्होंने वो सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हमने उनको टाइम टू टाइम बताए उनको ऑप्ट किया, और अब उनमें से बहुत सारे लोग मेडिकेशन से ऑफ हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, मेन कॉजेज और क्योर क्या है हाइपरटेंशन? जी हाँ, हम इसको दो कैटेगरीज में कर सकते हैं। अगेन, कुछ तो वो हैं जो रिवर्सिबल हैं, कुछ इरिवर्सिबल हैं, मॉडिफाइबल या नॉन मॉडिफाइबल कह लें। अब नॉन मॉडिफाइबल जेंडर है, मेल्स में ज़रा रिस्क ज़्यादा है, कुछ फैमिलियल जेनेटिक टेंडेंसीज चलती आ रही हैं, किसी की फैमिलीज़ में ब्लड प्रेशर रन करता है, ये हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। कुछ मॉडिफाइबल हैं जो कि हम खुद एक्वायर कर लेते हैं। बहुत मोटा बंदा है, ओबीज है, खाने पीने का शौकीन है, चलना फिरना नहीं है, सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, उसकी डाइट इस तरह की है, जंक फूड्स वगैरह लेता है, स्मोकिंग करता है, नींद पूरी नहीं करता। एक आइडियल पाकिस्तानी का नक्शा खींच रहे हैं हम हमारे से, हम सब यही कर रहे हैं। ये मॉडिफाइबल हैं, हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर इन रिस्क फैक्टर्स को कैटेगोरिकली एड्रेस किया जाए, टारगेट किया जाए, तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को बेहतर किया जा सकता है। टॉप ऑफ ऑल, ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि जब जहाँ ज़रूरत होगी मेडिसिन की तो मेडिसिन लेंगे, उसमें मतलब ये नहीं है कि ये हम सारे काम करें। ठीक है। और लेट्स सपोज आसानी के लिए लोगों की आखिरी मिनट है मेरे पास, एक तो आप इस दिन के हवाले से कुछ भी ऐड करना चाहें, और साथ इसके के इनिशियली स्टेप्स क्या हैं जो मुझे ले लेने चाहिए अगर मैं ठीक भी हूँ, तो जस्ट टू मेक श्योर कि मुझे ये बीमारी नहीं है। आप लास्ट 1 मिनट में कुछ भी कंक्लूड आप अपने ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करवाएं, आते जाते कहीं पे भी किसी हेल्थ केयर सिस्टम से टाइम टू टाइम करवाते रहिए। अगर ये जो रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, खासतौर पर मॉडिफाइबल, इनमें से अगर आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ है तो उसको ख़ास तौर पर टारगेट करें। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियां सलाद ज़्यादा खाएं, सॉल्ट का इंटेक कम रखें, जंक फूड्स कम रखें, स्मोकिंग करते हैं तो फ़ौरन छोड़ दें, अपनी नींद पूरी करें, और अगर ओवर वेट हैं तो वेट रिडक्शन की तरफ जाएं। साथ में कोई कोमॉर्ब्स हैं, कोई डायबिटीज़ है या कोई किडनी का डिसऑर्डर चल रहा है तो अपने फिजिशियन से मशवरा करके उसको भी फोकस करके ट्रीट करें। ब्लड प्रेशर को एडिक्वेटली, एक्यूरेटली मैयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आते जाते हम ये डिवाइसेस छोटी मोटी वो प्रॉपरली, अगर है घर में कोई डिवाइस तो उसका बाकायदा उसकी ट्रेनिंग लें। ठीक मैयर करेंगे तो ठीक ट्रीटमेंट होगा ताकि उस लाइन के ऊपर ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइम के अंदर आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छी बातें हमें बताई। डॉक्टर साहब की बातें आपने सुनी जी, हम ज़रूर कोशिश करेंगे इस पर ऑफ एंड ऑन बातें करते रहें, और आप भी अपना ख्याल रखिए। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, टेंशन से दूर रहिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, साफ़ सुथरा खाना खाइए और ज़िंदगी को इंजॉय कीजिए। इस नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। कल छुट्टी है हमारी, फ्राइडे, मंडे को मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।